अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ गैर मामूली चीजें देखने को मिली कि अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात है और इस दौरान कॉल आ जाती है और वो वहां से भागते हैं। रिपोर्ट भी जमा हो गई। रिपोर्ट जो है वो एक सफे की रिपोर्ट है, उसमें भी एक बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो है वो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उनकी मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने वाकई जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको उन्होंने उसकी वायलेशन की है? एक एप्लीकेशन चली गई है उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। आज बड़ा अहम दिन था, सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट आएगी। वुकला जो है वो काजी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हक में वहां पहुंचे, उन्होंने बड़ी नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। उस सब के बाद जब हमने देखा कि अचानक से जो है वो दो सरकारी गाड़ियां आई और उन्होंने उनमें से तकरीबन 4 या 5 लोग निकले और वो भागे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की चैम्बर की जानिब। तो मैं थोड़ा सा उनके पीछे, मैंने कहा जरा फॉलो करूं कि ये है क्या। तो पता चला जी कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम आ गए रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इस दौरान जो है वो पता चला कि कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो नायल हो गए। तो हम उस खबर के पीछे लग गए। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी मुज़िका खेज है और बड़े झूठों का जो है वो पुलंदा है। इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक सफा है और उस एक सफे को भी लाने के लिए 2 गाड़ियां आई और इतना इंतजार करवाया गया। पूरा दिन लोग वहां खजल होते रहे और बताया गया जी कि उस एक सफे में लिखा हुआ है कि हमें 21 अरब रुपए अभी तक जारी नहीं हुए। पहली बात मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि 5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मिले हुए हैं, इलेक्शन के लिए वो पहले मिले हुए हैं। और जो बाकी 10 अरब है उसकी ग्रांट मंजूर हुई है, उसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी भी फोरम पे बुलाएंगे ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ और उनके साथ ब्लफ किया जा रहा है और टाइम लिया जा रहा है। और एक तरफ वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है मुझे पैसे नहीं मिले, और दूसरी तरफ वही इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को लिख रहा है कि मेरे इख्तियारात में इजाफा करो ताकि मैं इलेक्शन की तारीख आपकी चॉइस के ऊपर लेके जाऊं, जब आप चाहे मैं इलेक्शन करवा दूं। तो ये जो डबल गेम है ये समझने की जरूरत है और इसको चीफ जस्टिस भी समझ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन वाले डबल गेम कर रहे हैं। तो अब जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी एक तो हमें पैसा नहीं मिला, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब हुकूमत है उसका जो सिक्योरिटी प्लान है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए 3 लाख लोग चाहिए। तो 3 लाख लोग तो हमारे पास नहीं है। पंजाब वाले कहते हैं हमारे पास 70 से 75 हजार लोग हैं, तो आप इनको ले लें, इनसे इलेक्शन करवा दें। अब आपसे कोई सवाल ये पूछे, भाई पाकिस्तान में पहली दफा तो इलेक्शन नहीं हो रहा, जितनी चीजें ये सामने लेके आ रहे हैं इतने भोंडे भोंडे तरीके से, इससे लगता है यार पाकिस्तान की रियासत में अभी कोई नौ मौलूद बच्चा है और जिसका सब कुछ अभी होना है। मतलब अब कोई इनसे ये सवाल पूछे कि क्या पाकिस्तान में पहली दफा इलेक्शन हो रहा है कि जो अब आप ये कह रहे हैं कि हमें हमारे पास जो है वो लोगों की कमी है, हमारे पास तो 70 हजार है, हमें तो 3 लाख लोग चाहिए। तो बाकी पहले इससे पहले क्या होता रहा है, इससे पहले बंदे कहां से आते रहे? तो ये जो झूठ है ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इसको देख रहे हैं, बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि जो मुलाकात थी और जो वहां भी मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं चीफ साहब के। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और जो है वो नया बहाना तलाश लिया गया है कि भाई केपीके के अंदर भी इलेक्शंस होने। अब सवाल ये है कि पंजाब के अगर अभी ये इलेक्शंस नहीं करवा सकते, पूरा इलेक्शन कमीशन, मैं हुकूमत की बात नहीं करता, इलेक्शन कमीशन ने करवाने होते हैं। एक दिन में पंजाब के अंदर अगर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, जो ये बात कर रहे हैं कि यही हालात होंगे अक्टूबर में भी, अक्टूबर में कौन से नए बंदे भर्ती हो जाएंगे जो ये नफरी पूरी हो जाएगी, तो पूरे पाकिस्तान में फिर ये इलेक्शंस कैसे होंगे? ये तो सवाल है ना कि अगर पंजाब में 3 लाख चाहिए तो पंजाब पूरे पाकिस्तान में इनको 10 लाख चाहिए होंगे, तो उस दिन एक दिन के लिए कहां से लेके आएंगे 10 लाख? तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ और रिपोर्ट्स आनी है, जो बाकी इदारे जो बाकी एजेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट जमा करवाएंगी। 17 को मजीद रिपोर्ट जमा होनी है। लेकिन ये तो हो गया, अब होना क्या, असल कार्रवाई क्या है? एक दिन में प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को उड़ा दिया गया तौहीन अदालत में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके हुक्म अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत शुरू होने जा रही है? तो सवाल है जी बिल्कुल इस वक्त तो नहीं होने जा रही। क्यों नहीं होने जा रही? इसलिए नहीं होने जा रही कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मिले चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने कोई वहां रोला पे टास्क डाला है कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दिया जाए। कोई खबर नहीं है कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन ये चीज है
कि अटॉर्नी जनरल के वहां होते हुए उनको कॉल आई, वो चले गए दोबारा शहबाज शरीफ के पास। तो मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक दफा फिर झूठ बोलेंगे, उसके सामने जजेस के सामने कोई झूठ बोल के कोई नया टाइम लेने की ये जो कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब ने एक स्टैंड ले रखा है। और अगर कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो शहबाज शरीफ के खिलाफ भी हो सकती है। और आज मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, जो करारदाद दी थी मंजूर करवाने के लिए, जिसके ऊपर 42 लोगों के दस्तखत थे, पता चला उसमें से 8 लोगों के दस्तखत ही जाली हैं, और जो बाकी 34 लोग हैं उनके खिलाफ इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको सबमिट कर दी है। आज फाइज ईसा साहब के लिए भी एक बुरा दिन है, उनके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन जमा हुई है, बल्कि इनफैक्ट आज फाइज ईसा साहब के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक दरखास्त तो उनके खिलाफ ये दायर हुई है कि जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस था उसमें उनकी वाइफ ने जो जायदादें उनकी थी बाहर की, उसका जो मनी ट्रेल था वो प्रॉपर नहीं दिया था, लिहाजा उसको सुना जाए। वो जो शहरी है वो कह रहे कि मैंने काफी 2 साल पहले भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया गया। अभी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी एप्लीकेशन को सुना जाए, और फाइज ईसा साहब की जो फैमिली है उन्होंने वो सबूत नहीं दिए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे खौफनाक है वो ये है कि जो कल उन्होंने तकरीर की है, तो बताया जा रहा है कि एक और एप्लीकेशन जो है उसमें मौकूफ ही इख्तियार किया गया दरखास्त गुजार की जानिब से कि काजी फाइज ईसा साहब ने करप्ट लोगों के अंदर बैठकर जो है वो तकरीर की है, और वो जो जजेस का अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसकी खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब उमर अता बंदियाल साहब के पास पहले ही काजी फाइज ईसा साहब का जो है वो क्यूरेटिव रिव्यू का जो मामला है वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी फैसला महफूज है। तो मुश्किल दिन है काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन टेकअप हो सकती है। अगर यही कल वाली एप्लीकेशन टेकअप हो जाती है तो फिर भी हालात इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे उनके लिए, क्योंकि एक तो वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ आए तो चीफ जस्टिस साहब की कॉन्सेंट से वो वहां नहीं गए हुए थे, और बाकी भी जो जजेस थे उनको भी दावत थी, लेकिन सब जजेस ने उस दावत को मुस्तरद किया। काजी साहब फिर भी वहां चले गए। तो ये इंप्रेशन जो आया है कि काजी फाइज ईसा साहब पीडीएम के साथ खड़े, ये उनकी अपनी जात के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन जाहिर है नून लीग उनको खराब कर रही है और पीडीएम ने उनको खराब किया है। बहरहाल इसके ऊपर कुछ जीरो टॉलरेंस है। जितना मैं जानता हूं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को, वो इस तरह की चीजों के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। जो इलेक्शन का मामला है और जो तौहीन अदालत का मामला है, इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो इलेक्शन शायद थोड़ा सा टाइम और डिले हो जाए, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब इनको ये नहीं खेलने देंगे। जो ये चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन जो है वो और आज जमा हुई है जिसमें उस कानून को चैलेंज किया गया है, जो इन्होंने बिसात बिछाई हुई थी इलेक्शन को डिले करने के लिए, जो कानून मंजूर करवाया था और जो सम वोटों का वो कानून चैलेंज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको काबिल समाअत करार देती है तो वो भी उड़ जाएगा और इनका जो सारा प्लान है वो फ्लॉप हो सकता है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।